नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो है ये सीरीज अभी कंटिन्यू है। जनवरी से लेकर मई 2024 तक टोटल 500 करंट अफेयर्स में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे। पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चन लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए। मैं पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पार्ट 1 जरूर देखिए। ये उसका पार्ट 2 है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पिछले 5 महीने के जनवरी से लेकर मई 2024 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन है उसको कवर करूंगा। तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरीके से टोटल 10 पार्ट्स आएंगे। तो ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 51। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह मतलब चाबहार पोर्ट इसको 10 साल के लिए लीज पर लिया है। यह बंदरगाह किस देश में है आपको ये बताना है। तो ये जो बंदरगाह है चाबहार पोर्ट ये है ईरान में। 51वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप मैप में देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपको एक देश मिलेगा ईरान। ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे है चाबहार पोर्ट, और थोड़ा सा और ईस्ट में आएंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये है चाबहार पोर्ट जो कि ईरान का हिस्सा है ना। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ 72 किलोमीटर्स। तो ये जो चाबहार पोर्ट है ये ईरान का हिस्सा है, और यहाँ पे आप देखिए ओमान के बगल में ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। तो आइए इसके बारे में और डिटेल ले लेते हैं। 10 सालों का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें इंडिया न सिर्फ इस पोर्ट को डेवलप करेगा, साथ साथ इसको ऑपरेट भी करेगा डेवलप करने के बाद। ईरानियन पोर्ट जो कि चाबहार पोर्ट जिसका नाम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, अलोंग द गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी के नजदीक में। तो इससे इंडिया को फायदा क्या होगा? इस पोर्ट को डेवलप करने में, ऑपरेट करके इंडिया का फायदा क्या होगा? इंडिया का फायदा ये होगा कि इंडिया अपने गुड्स को मतलब सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कहाँ? ईरान में तो कर ही सकता है, साथ ही साथ अफगानिस्तान भेज सकता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भेज सकता है, और यूरोप के भी कुछ देश में ये भेज सकता है। मैप में आप देख के समझिए कि अगर इंडिया को अफगानिस्तान कुछ भेजना है तो पाकिस्तान के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो इंडिया ये तो चाहता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी आसानी से भेजने नहीं देगा। तो इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए इस साइड से चाबहार पोर्ट को यूज करके ईरान भेज देगा, अफगानिस्तान भेज देगा, और आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां भेज देगा, और यूरोप के भी कुछ देशों में भेज देगा। यही इंडिया का इसमें फायदा है। तो इंडिया क्या करेगा? बाईपास करेगा कराची पोर्ट को और ग्वादर पोर्ट को। और इंडिया पहले भी इस चाबहार पोर्ट को यूज कर चुका है। अभी लास्ट ईयर ही 2023 में इंडिया 20,000 टन गेहूं भेजा था अफगानिस्तान, इसी पोर्ट के थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू ही। आइए देखते हैं 52वां क्वेश्चन। हाल ही में ब्लू रेसिडेंसी वीजा ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्लू रेसिडेंसी वीजा ये लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स के द्वारा। तो 52वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? 10 साल का ये रेसिडेंसी वीजा होने वाला है, और ये उन इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे वो मरीन पर्यावरण हो या लैंड पर्यावरण हो, अगर इनको बचाने के लिए किन्हीं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्शनल एफर्ट है, तो उनको इसके थ्रू वीज़ा दिया जाएगा। 10 साल का ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा दिया जाएगा यूएई सरकार के द्वारा। तो इसको अनाउंस किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर और रूलर ऑफ दुबई जो हैं उनके द्वारा, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। एक बात याद रखिएगा, दुबई जो है वो एक एमिरेट है। जिस तरीके से इसका पूरा नाम क्या है, दुबई कोई देश तो है नहीं, है ना। तो पूरा नाम क्या है यूएई का? यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, मतलब 7 एमिरेट्स मिलाकर बनता है यूएई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 एमिरेट्स में कौन कौन आता है? एक तो आप जानते हैं दुबई हो गया, एक अबू धाबी हो, उसी तरीके से शारजा है,
फुजायरा है, इसी तरीके से 7 एमिरेट्स मिल के बनता है यूएई। तो दुबई जो है मात्र एक एमिरेट है, दुबई कोई देश है नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा है, इस तरीके से ये कोई पहला वीज़ा अनाउंसमेंट तो है नहीं यूएई का। यूएई ने पहले भी अनाउंस कर चुका है, एक गोल्डन वीज़ा करके यूएई ने अनाउंस किया था 2019 में। इसमें भी 10 साल का रेसिडेंसी वीज़ा था। ये किनको दिया गया था? जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब हैवी इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं, या ग्रेजुएट्स हैं, या तो फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन लीडर्स हैं, तो ही उनको ये दिया गया था 10 साल का रेसिडेंसी वीज़ा। आज भी ये चल रहा है गोल्डन वीज़ा, और ये इंडिया में कई सेलिब्रिटी को दिया जा चुका है। जैसे कि आप जानिए, शाहरुख खान जी को दिया गया है, संजय दत्त को दिया गया है ना, सुनील शेट्टी को दिया गया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में कृति सेनन को दिया गया था ये गोल्डन वीज़ा। तो अभी तो ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा आया है, इसके पहले गोल्डन वीज़ा भी आया था। इसके पहले एक और वीज़ा, गोल्डन वीज़ा के बाद एक और वीज़ा आया था 3 साल बाद, मतलब 2022 में एक और वीज़ा आया था जिसका नाम था ग्रीन वीज़ा। ये भी यूएई के द्वारा ही इशू किया गया था। इसमें 5 साल जिसकी वैलिडिटी पीरियड था। तो ये किनको मतलब दिया जा रहा था? स्किल्ड प्रोफेशनल है, जिनके पास कोई अच्छा स्किल है, या तो फिर फ्रीलांसर्स को भी दिया गया, इन्वेस्टर्स को दिया गया, या एंटरप्रेन्योर्स को भी दिया गया। तो इस तरीके से ये जो यूएई है, उन्होंने पहले गोल्डन वीज़ा लाया, फिर ग्रीन वीज़ा लाया, और अभी हाल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो लोग हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए इन्होंने लाया ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 52वां का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 53वां क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, इसके द्वारा प्री क्वालिफाइड TAK-003 ये एक वैक्सीन का नाम है। तो आपको बताना है ये किस बीमारी की वैक्सीन है जो कि प्री क्वालिफाइड है WHO के द्वारा। तो ये जो वैक्सीन है ये है डेंगू का। 53वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है? अ डे बिफोर नेशनल डेंगू डे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड द प्री क्वालिफिकेशन ऑफ अ सेकेंड वैक्सीन फॉर डेंगू। मतलब नेशनल डेंगू डे के एक दिन पहले। तो नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को मनाया जाता है। तो मतलब 15 मई को ही, एक दिन पहले यहाँ बात किया जा रहा है, 15 मई को ही WHO ने इसको प्री क्वालिफाई कर दिया गया, इस वैक्सीन को, जो कि सेकेंड वैक्सीन है डेंगू का। मतलब फर्स्ट वैक्सीन भी कोई पहले क्वालिफाई किया जा चुका है, बिल्कुल किया जा चुका है, जिसका नाम था CYD-TDV। ये पहला वैक्सीन था जिसको WHO के द्वारा प्री क्वालिफाई कर दिया गया डेंगू के वैक्सीन को। तो अभी जो दूसरा किया गया, पहले उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है TAK-003। और ये किनके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया जापानीज ड्रग मेकर हैं, जिनका नाम है टकेडा फार्मास्यूटिकल्स। ये आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नाम है इस वैक्सीन का TAK-003, और बनाया किसके द्वारा गया? जापानीज ड्रग मेकर के द्वारा, टकेडा फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। और ये दूसरा वैक्सीन है डेंगू का, है ना। पहले का क्या नाम था? CYD-TDV। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? सानोफी पैस्चर के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस का कंपनी है सानोफी पैस्चर, जिसने पहला वैक्सीन बनाया था डेंगू का, और अब ये दूसरा है जो कि जापानीज ड्रग मेकर के द्वारा बनाया गया, टकेडा फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। अब ये जो TAK-003 जो ये वैक्सीन है, इसमें होता क्या है? तो किसी भी वैक्सीन में क्या होता है ना, वीकेंड फॉर्म्स ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, जो 4 तरह के डेंगू वायरस होते हैं, उसके एकदम वीक फॉर्म को इसमें डाला गया है। ऐसा इसलिए ताकि वो जब बॉडी में इंजेक्ट होगा तो है तो वो भी डेंगू वायरस ही, बट वो इतना वीक है कि आपके शरीर को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ साथ में वो बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप कर देता है कि अगर आगे से कोई डेंगू वायरस आपके शरीर में आता है तो ये जो सारे हैं ये ऑलरेडी इतना इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं कि नया जो डेंगू वायरस आएगा वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यही होता है वैक्सीन में। जिस तरीके से कोरोना का वैक्सीन आया था तो उसमें क्या था? उसमें वीक फॉर्म ऑफ कोरोना डाला गया था, ताकि कोरोना वायरस उसमें डाला गया था ताकि वो आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर दे, ताकि जब नया कोई कोरोना वायरस आए तो उससे लड़ने में वो सक्षम हो। तो इसमें क्या है, 6 से 16 साल के बच्चे को आप इसमें एडमिनिस्टर मतलब दिया जाएगा। ये जो वैक्सीन है TAK-003 ये 6 से 16 साल के बच्चों को दिया जाएगा। और ना सिर्फ WHO बल्कि UK, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन देशों ने भी इसको अप्रूव
कर दिया है। तो डेंगू होता क्या है, ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है कई केसेस में, क्योंकि आपका प्लेटलेट जो काउंट है वो बहुत तेजी से इसमें घट जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है उसके बाइट से ये बीमारी आपको आ जाती है डेंगू की, ये ऐसे ही फैलता है। और ये जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी आगे साबित होता जा रहा है, क्योंकि अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो 100 से 400 मिलियन लोग जो हैं वो डेंगू के केसेस हैं इसके वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी आगे जाके और हो जाने वाला है। 54वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये मनाया जाता है 16 मई को हर साल मनाया जाता है। तो 54 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो हर साल 16 मई को इसलिए मनाया जाता है कि अवेयरनेस फैलाना होता है इनको डेंगू के बारे में कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर समय पर उपचार नहीं मिला तो। ये ग्लोबल एपिडेमिक हो चुका है। 100 से ज़्यादा देशों में ये प्रिवेलेंट है, मतलब बहुत केसेस है इसके। और नियरली देखा जाए तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इसके कॉन्ट्रैक्ट में आने की संभावना है आगे जाकर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। और इस साल का ये जो नेशनल डेंगू डे है 2024 का मनाया गया, उसका जो थीम था वो था डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। तो ये थीम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा किसी भी डे का। 55 क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी बजाज ऑटो के द्वारा। 55 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीएनजी से चलेगा अब मोटरसाइकिल। तो इसमें क्या होगा, ये जो है इंडिया का पहला इस तरीके का सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल है और ये लॉन्च कब किया जाएगा? 18 जून 2024 को, नेक्स्ट मंथ ये लॉन्च किया जाएगा। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बजाज ऑटो के? तो ये हैं राजीव बजाज जी। तो ये जो मोटरसाइकिल आने वाला है ये बाई फ्यूअल मोटरसाइकिल होगा, मतलब सीएनजी से भी चलेगा और अगर आप चाहें तो इसको पेट्रोल से भी चला सकते हैं। तो इससे होगा क्या, कॉस्ट कॉन्शस जो कस्टमर्स है, जो मतलब पेट्रोल के तेल को लेके हमेशा सोचते हैं, क्योंकि राइजिंग फ्यूल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। कई राज्यों में 100 के पार कर गया है, कहीं पे 100 से थोड़ा कम है। तो इससे राहत मिलेगा, सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल के आने से उनको काफ़ी राहत मिलने वाला है। आइए देखते हैं 56वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है? यूनिसेफ इंडिया ने, तो यहाँ पे आप तस्वीर देखकर समझ गए होंगे, ये है बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस करीना कपूर जी। तो 56 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करीना कपूर बन गई है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का ये फुल फॉर्म होता है। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। तो इसमें क्या करेंगी करीना कपूर, जब एम्बेसडर बन गई तो क्या करेंगी, ये एवरी चाइल्ड्स राइट जो है, मतलब हर बच्चे का ये अधिकार होता है कि उनका अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से हो, उनका हेल्थ का सुविधा मिले, एजुकेशन का मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, लेडीज़ हैं तो भेदभाव ना हो। तो इन चीज़ों का ये ध्यान रखेंगी करीना कपूर, है ना। तो यूनिसेफ का जो इस्टेब्लिश है ये किया गया था 1946 में। किस लिए किया गया था? ये किया गया था बच्चों की मदद करने के लिए और जो यंग पीपल है उनकी भी हेल्प करने के लिए, हेल्प चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा। 57, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिट्टे के ऊपर लगी प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। लिट्टे के संस्थापक कौन थे आपको ये बताना है। तो LTTE इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। 57 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये उनकी तस्वीर है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है, होम मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि 2009 में श्रीलंका में हालांकि लिट्टे का तो मिलिट्री डिफीट हो गया, लेकिन फिर भी लिट्टे जो है आज भी इनका जो कॉन्सेप्ट है ईलम का उससे पीछे नहीं हटा है। तो ये ईलम क्या है? तो ईलम का मतलब हुआ एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर तमिल्स, मतलब तमिलनाडु में रहने वाले को तमिल कहा जाता है। तो उनका जो है ये कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका लिट्टे का, कि इन तमिलियनों के लिए अलग से एक देश बनाया जाए, मतलब एक सेपरेटिज्म, मतलब अलगाववाद को बढ़ावा देने की बात हो गई। तो ये तो भारत सरकार कभी नहीं चाहेगा कि तमिलनाडु अलग होकर एक नया देश बन जाए, लेकिन लिट्टे के लोगों का तो यही आज भी है कि तमिलनाडु एक अलग देश बन जाए। सिर्फ तमिलनाडु नहीं, जो भी तमिल बोलने वाले लोग हैं उनका एक अलग देश बन जाए। तो खैर आगे देखते हैं कि
होम मिनिस्ट्री का यह भी मानना है कि लिट्टे आज भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कि भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने किस कानून के तहत इस पे बैन को और बढ़ा दिया है? पहले लगाया था, अभी बढ़ा दिया है। तो उस कानून का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसका जो सेक्शन 3 है उसका सब सेक्शन 1 और 3 को मिलाकर अगर देखेंगे तो उसी के तहत इस बैन को लगाया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है UAPA। ये कानून जो है 1967 का, इसी के थ्रू इस पर बैन लगाया गया है। आइए देखते हैं 58वां क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला 6G उपकरण को लॉन्च किया है? इंडिया में हालांकि अभी 5G भी सिर्फ कुछ शहरों में ही पहुंचा है। यहाँ पे 6G उपकरण मतलब डिवाइस लॉन्च किया गया, हालांकि वो फोन नहीं है, बट ये 6G डिवाइस को लॉन्च कर दिया गया है। तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है जापान। 58वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जापान ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस। अब इसकी खासियत आप देखिए कि अभी जो 5G इंटरनेट है, 5G के थ्रू जो चलता है, उससे 20 गुना तेजी से ये चलने वाला ये उपकरण हो जाएगा 6G अगर लगाएं तो रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखेंगे कि तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं उसका स्पीड होगा 6G के थ्रू, कितना हो जाएगा? 100 GB पर सेकेंड, 100 गीगाबाइट्स पर सेकेंड हो जाएगा। और इसका जो कवरेज होगा वो भी 300 फीट तक होगा। आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो डिवाइस है, मैंने बताया कि ये कोई स्मार्टफोन नहीं है, एक अलग ही यूनिक प्रोडक्ट है और इसको क्रिएट किया गया है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट, मतलब मिल के जो टेलीकॉम कंपनीज है जापान में, उन सब ने मिलकर इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, जो 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है ये 20 गुना तेज रहेगा 5G से, और डेटा जो ट्रांसमिट करने की स्पीड होगी वो 100 GB पर सेकेंड होगी और 300 फीट इसका रेंज होगा। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। उस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम बताइए जिसका हाल ही में वायुसेना द्वारा परीक्षण किया गया। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे शहरों में, उसको थोड़ी ना आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यहाँ पे पोर्टेबल की बात की जा रही है, मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो वायुसेना द्वारा उसका परीक्षण किया गया है। तो आपको उस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम बताना है, तो उसका नाम रखा गया है भीष्म। 59 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप तस्वीर में देखिए, इस तरीके से ये क्यूब्स बने होंगे। आइए और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। पहले भीष्म का नाम पूरा आप ध्यान रखिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये भीष्म का फुल फॉर्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में ये आएगा जरूर, है ना। तो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम भी था भीष्म, तो भीष्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बना, इसीलिए हॉस्पिटल का भी नाम रखा गया है भीष्म। तो इसमें क्या होगा? आरोग्य मैत्री क्यूब्स। ये जो क्यूब्स बने हुए हैं ये आरोग्य मैत्री क्यूब्स इसका नाम दिया गया है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं, खास करके इमरजेंसी सिचुएशन में। मान लीजिए कहीं पहाड़ों में कोई ब्लास्ट हो गया, मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जैसे अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे ईरान का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अगर आप लोग मेरा पार्ट 1 इसका नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको इसको कवर किया है। ईरान के राष्ट्रपति का भी प्लेन दुर्घटना में मौत हो गया। तो मान लीजिए कि अगर कहीं पे पहाड़ों में कोई हेलीकॉप्टर मतलब वहाँ पे क्रैश कर गया है, अब वहाँ से आप जो पीड़ित हैं, अगर मान लीजिए कोई जिंदा है तो उनको आप जब तक हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक वो मर जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे अगर इस हॉस्पिटल को आप भीष्म हॉस्पिटल को पूरा आप मतलब कैरी करके वहाँ पे अगर आप लेके चले जाते हैं एयर लिफ्ट करके, तो वहाँ पे 72 क्यूब्स है इसमें। मान लीजिए कम से कम अगर 50-60 लोगों में से अगर 10 लोगों का भी आप जान बचा पाएँ तो काफ़ी है, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसमें जो आरोग्य मैत्री क्यूब्स हैं उसमें क्या होगा? वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल पैक्ड इन 72 क्यूब्स, अलग अलग 72 क्यूब्स हो जाएंगे और कैन बी एयर लिफ्टेड, मतलब इसको आप एयर लिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका जो टेस्ट रन है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये किया गया। कहाँ पे किया गया? आगरा में किया गया। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। 60वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? मतलब कैप्टन कौन बनी है इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की? तो ये बन गई हैं सलीमा टेटे। 60वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये है उनकी तस्वीर। तो ये अब बन गई हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान। इनके पहले जो थी वो थी सविता पुनिया। तो सविता पुनिया जो थी वो पहले की कैप्टन थी, और ये जो मिडफील्डर में खेलती थी सलीमा टेटे, ये अब बन गई है नई कैप्टन। और ये अभी
मतलब 24 महिलाओं का ये टीम अनाउंस हुआ है, जिसमें FIH प्रो लीग अभी खेलना है इन लोगों को इंग्लैंड और बेल्जियम में। उसके लिए ये कप्तान बन गई हैं सलीमा टेटे, और जो वाइस कैप्टन है वो बन गई हैं नवनीत कौर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं उसके आगे, बट आप लोग प्लीज़ तब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे 61वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उन 5 के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो भारत रत्न है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना। इसके बाद कोई है तो वो है पद्म विभूषण, उसके बाद कोई है तो वो है पद्म भूषण, चौथे नंबर पे है पद्म श्री। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 5 भारत रत्न अवार्डी जो है इस बार के वो कौन है? एक तो है कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको पॉपुलरली मतलब जाना जाता था जन नायक के नाम से। ये बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना। दूसरे नंबर पे जिनको मिला वो थे MS स्वामीनाथन जी। ये इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके ये मतलब पितामह मतलब जनक माने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं PV नरसिम्हा राव जी, जो कि हमारे 9वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने ही LPG रिफॉर्म्स लाया था 1991 में। LPG का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब इकोनॉमी को इन्होंने ही खोला था 1991 में, है ना। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भी मिला है इस बार भारत रत्न। और 5वें नंबर पे जो है वो है चौधरी चरण सिंह जी। तो ये 5 नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इन 5 को मिला है इस बार भारत रत्न। आइए देखते हैं 62वां क्वेश्चन। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वही MS स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न मिला, उनके नाम से ये अवार्ड है। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 का है, वो किनको मिला? तो वो मिला है प्रोफेसर BR कंबोज जी को। ऑब्वियसली चूंकि वो भी कृषि के फील्ड में ही काम किए थे, तो ये भी कृषि के फील्ड में ही है, इसीलिए इनको मिला है इस बार का MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 प्रोफेसर BR कंबोज को। 63वां देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इस बार का जो पद्म पुरस्कार है उसमें जो घोषणा किया गया उसमें कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इस बार टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 63वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पद्म विभूषण जो है ये 5 दिए गए, पद्म भूषण जो है वो 17 दिए गए और पद्म श्री जो है 110 दिए गए। तो टोटल अगर आप जोड़िएगा तो टोटल 132 हो जाएंगे। 132 पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए। 64वां देखते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 58 था उससे किसको सम्मानित किया गया? संपूर्ण सिंह कालरा को भी दिया गया, जिनको आप लोग प्यार से मतलब दूसरे नाम से गुलजार आप जानते होंगे, इन्हीं का नाम है गुलजार, इन्हीं का नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। तो एक तो इनको भी दिया गया और दूसरे नंबर पे इनको आप पहचानते होंगे जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को ही दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, A एंड B। 64वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 65वां देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। 65वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड्स था वो 96 था, 96वां था। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर मूवी डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला किलियन मॉर्फी को ओपनहाइमर में काम करने के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन को पुअर थिंग्स मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला डाविन जॉय रैंडोल्फ को द होल्ड ओवर्स के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ओपनहाइमर मूवी का पूरा ही बोलबाला रहा। तो आइए देखते हैं आगे 66वां। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो बाफ्टा अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को ही। तो 66वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला
क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन ओपनहाइमर के लिए ही। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, यहाँ पे भी किलियन मर्फी को ही मिला ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, यहाँ पे भी मिला एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 67 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये मिला है 12th फेल मूवी को। 67वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में मेल में मिला है रणबीर कपूर को और फीमेल में मिला है आलिया भट्ट को। बेस्ट फिल्म जो है क्रिटिक्स के हिसाब से जोरम को अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्टर बेस्ट फिल्म में जोरम, बेस्ट एक्टर में विक्रांत मैसी जो कि 12th फेल मूवी में ये एक्टिंग किए थे विक्रांत मैसी, इनको बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। आइए देखते हैं 68 दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है शाहरुख खान जी को। 68वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 70वां अवार्ड था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का, मुंबई में हुआ। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को। बेस्ट फिल्म जवान। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में मिला विक्की कौशल को और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में मिला करीना कपूर को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे 12th फेल मूवी को मिला है। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स 2024 में सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये इस तरीके का पहली बार कोई सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसी को भी। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में ढेर सारे अवार्ड मिले हैं। तो उन अलग अलग कैटेगरी के ढेर सारे जो अवार्ड्स हैं उसमें सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला है अमन गुप्ता जी को जो कि बोट के को फाउंडर भी हैं। तो 59वां का यहाँ पे ऑप्शन डी 69वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सारे कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो ये पहला इस तरीके का नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड रखा गया और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इस अवार्ड सेरेमनी को रखा गया था। 8 मार्च 2024 को ये हुआ था। टेक कैटेगरी में अवार्ड मिला था गौरव चौधरी को जो कि जिनके चैनल का नाम है टेक्निकल गुरुजी। एजुकेशन कैटेगरी में मेल या फीमेल दोनों में तो ये मिला था नमन देशमुख को। डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था रणवीर अलाहाबादिया को। फेवरेट जो ट्रेवल क्रिएटर हैं ये मिला था कामिया जानी जो कि कर्ली टेल्स चलाती हैं। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर ये मिला था मैथिली ठाकुर को। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल आरजे रौनक और फीमेल में श्रद्धा जैन। तो इस तरीके से सारे अवार्ड्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुछ अवार्ड्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे लिख कर लाया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 70वां क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है ना। नए चीफ ऑफ द इंडियन नेवी कौन बने हैं। तो ये बने हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। 70वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने टेक ओवर किया है एडमिरल हरि कुमार से। पहले ये थे चीफ ऑफ द नेवी, अब ये बन गए हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना। इनके बारे में और जान लीजिए, बट ये आप लोग याद रखिएगा पहले ये क्या थे, वाइस चीफ थे नेवी के, अब ये बन गए हैं चीफ। अगर आर्मी पूछा जाए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है तो ये है मनोज पांडे जी। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है तो ये है मार्शल विवेक राम चौधरी जी। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है तो ये है जनरल अनिल चौहान जी। आइए आगे देखते हैं 71। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। प्रमुख तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं मनोज पांडे जी, है ना, लेकिन उप प्रमुख कौन बने हैं तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अगले होने वाले ये सेना के ये चीफ होंगे। मनोज पांडे जी का ये जगह लेने वाले हैं, क्योंकि एज के हिसाब से देखा जाए तो जब वो रिटायर होंगे तो सीनियर मोस्ट यही होंगे उपेंद्र द्विवेदी जी। तो अभी तो ये फिलहाल वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बन गए हैं। तो 71वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं। SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक तो ये नियुक्त किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। 72 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
तो कुछ जानकारियां मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कई बार सुनते होंगे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आप लोग सुनते होंगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, असम राइफल्स। तो ये हैं क्या, सब लोग अलग अलग हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है और इंडिया भूटान का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है सशस्त्र सीमा बल, है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बीएसएफ के जवान आपको इंडिया भूटान बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे। बीएसएफ के जवान आपको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ही मिलेंगे। अब ये जो आईटीबीपी है वो इंडिया चाइना के बॉर्डर जो है उसको गार्ड करते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी। असम राइफल्स में जो जवान है वो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर गार्ड करते हैं। ये जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 73 सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके जो नए महानिदेशक हैं इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मतलब सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। 73 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पिछले 5 महीने के जो भी अपॉइंटमेंट है सेना में, इस तरीके के सारे के सारे क्वेश्चन को मैं एक जगह पे रखा हूं ताकि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। अनीश दयाल सिंह बन गए हैं नए डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के। अब आगे देखते हैं एनडीआरएफ, है ना, इसको मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो एनडीआरएफ जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पीयूष आनंद जी। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एसएसबी का हम लोग बात कर चुके हैं, सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह, सीआईएसएफ का आप लोग ध्यान रखिएगा नीना सिंह जी बन गई हैं। आईटीबीपी के डीजी कौन है? राहुल रासगोत्रा। एनडीआरएफ का भी हम लोग देख चुके हैं, पीयूष आनंद जी, है ना। आगे देखते हैं 75 हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है ना, फर्स्ट वीमेन स्नाइपर। तो ये बन गई हैं सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जी बन गई हैं बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। 75 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है नितिन अग्रवाल जी। बाकी हम लोग डायरेक्टर जनरल तो हम लोग 1-2 बार पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं 76 सीआईएसएफ, है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये हैं नीना सिंह जी। ये बन गई हैं सीआईएसएफ की फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल नीना सिंह। आगे देखते हैं 77, एक बार फिर से यहाँ रिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पे मैंने डाल दिया है। आगे देखते हैं 77 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं नलिन प्रभात जी नियुक्त किए गए हैं एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में। आगे देखते हैं, पहले नलिन प्रभात जी के बारे में ये जान लेते हैं कि अभी ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे सीआरपीएफ के, है ना। अब एनएसजी है क्या? ये जो हमारा देश का प्रीमियर काउंटर टेररिज्म कोई फोर्स है तो वो है एनएसजी। और काउंटर हाईजैक फोर्स मतलब अगर कहीं पे कोई टेररिस्ट हमला किया तो वहाँ पे अगर कोई संस्था, मतलब कोई जो एक संस्था है जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल है लड़ने के लिए आतंकवादियों से, वो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और अगर कहीं पे हाईजैक हुआ, आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया, तो वहाँ पे भी जो सबसे मेन जो है वो होंगे एनएसजी। उनसे लड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा लायक है वो है एनएसजी के जवान। 78 देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? मतलब ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं सीबीआई के? तो सीबीआई के डायरेक्टर तो हैं प्रवीण सूद, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं तो ये बन गए हैं अनुराग कुमार जी। तो 78 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, सीबीआई क्या है? इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मतलब कई मामलों में, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे फिर करप्शन से रिलेटेड कोई केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस हो, या हाई प्रोफाइल कोई क्राइम हो, तो अक्सर लोग देखते हैं ना सीबीआई को केस हैंड ओवर कर देते हैं। तो सीबीआई का यही काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सबसे बड़ी यही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। एक और आप लोग चीज़ ध्यान रखिए, एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए, उसके अभी नए हेड बने हैं। तो वो उनका नाम है सदानंद वसंत दत्ते, है ना। ये सक्सीड किए हैं दिनकर गुप्ता को, मतलब पहले दिनकर गुप्ता थे एनआईए के हेड, अब बन गए हैं सदानंद वसंत दत्ते। 79, हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार को संभाला है? तो अभी इंडिया के जो है नए चीफ हाइड्रोग्राफर बन गए हैं लोचन सिंह पठानिया। 79 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं। अब जो पिछले 5-6 महीने में जो नए चीफ मिनिस्टर्स बने हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नायाब सिंह सैनी जी। हालांकि इनको बने तो अभी कुछ महीने हो गए हैं, अब हो सकता है इनकी भी कुर्सी जाने वाली है, तो जैसा अपडेट होगा मैं आगे आप लोगों को देता रहूँगा। तो 80 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 81 देखते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंपाई सोरेन। इसके पहले थे हेमंत सोरेन जी, बट उन पे मतलब कुछ एलिगेशन लग गया मनी लॉन्ड्रिंग का, इसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो जेल में है अभी। तो उनके जाने के बाद, हेमंत सोरेन के रेजिग्नेशन के बाद उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद चंपाई सोरेन बन गए झारखंड के नए मुख्यमंत्री। 82 देखते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जब हाल फिलहाल में जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद मोहन यादव हैं अभी फिलहाल के मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। 82 के यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पे भी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद भूपेश बघेल जी हट गए और नए मुख्यमंत्री बन गए विष्णुदेव साई। 83 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84, राजस्थान में भी साथ साथ चुनाव हुए थे, तो यहाँ पे भी नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? अशोक गहलोत के बाद बन गए भजन लाल शर्मा। 84 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं। तेलंगाना राज्य में भी चुनाव हुआ था, तो वहां पे मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो ये बन गए रेवंत रेड्डी। 85 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं। हाल ही में रिलीज हुई सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है? तो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है इंडिया। 86 का ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सिप्री का फुल फॉर्म जान लीजिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हर साल ये रिपोर्ट जारी करती है सिप्री। तो इसके अनुसार इंडिया जो है अभी भी बना हुआ है वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश अभी भी इंडिया। पहले भी बना हुआ था, अभी भी इंडिया कायम है। तो क्या है इसमें, इंडिया क्या करता है? 98% जो ग्लोबल आर्म्स सेल्स होते हैं, मतलब दुनिया भर में जितने हथियार बिकते हैं हथियार, उसका 9.8% इंडिया अकेले ही खरीदता है। और रसिया जो है वो एकदम बना हुआ है इंडिया का मेन वेपन सप्लायर। मेन वेपन सप्लायर मतलब जो इंडिया जितना भी मतलब आर्म्स इंपोर्ट करता है उसका 36% अकेले सिर्फ रसिया से इंडिया इंपोर्ट करता है ना। दूसरे नंबर पे फ्रांस, यहाँ से इंडिया 33% इंपोर्ट करता है हथियार, अपने जितने भी टोटल इंपोर्ट करता है उसका 33%। यूएसए से 13%। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि टॉप 3 में पहले पे रसिया है, दूसरे पे फ्रांस है और तीसरे पे यूएसए है। आगे देखते हैं हम लोग 87। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को पहला स्थान मिला है या पहले स्थान का पुरस्कार मिला है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, तो इस बार था 75वां गणतंत्र दिवस। तो उसमें किस मंत्रालय की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो 87 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वो जो टैब्लो था जो जीता अवार्ड, उस टैब्लो का जो थीम था वो था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आगे देखते हैं 88। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई जिस कमेटी का भी नाम था एक राष्ट्र एक चुनाव। तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये थे अध्यक्ष जो कि हैं रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो 88 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 89। जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? पहला हम लोग जानते हैं कि पहला राज्य था बिहार, दूसरा कौन बना है? तो दूसरा बना है आंध्र प्रदेश। तो 89 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं। हाल ही में हट्टी समुदाय को किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का स्टेटस दिया गया है? हट्टी समुदाय के लोगों को तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश में।
इनको मिल गया है एसटी का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिल गया है हिमाचल प्रदेश में। तो 90 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 91 देखते हैं। हाल ही में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे? तो ये लद्दाख, जो कि अभी यूनियन टेरिटरी है ना, उसको ये संपूर्ण राज्य बनाना चाहते थे, मतलब पूर्ण राज्य का स्टेटस दिलाना चाहते थे। इसके लिए वो भूख हड़ताल पे थे। और भी कई डिमांड थी इनकी, बट किसी ने सुनी नहीं, तो फाइनली उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। तो वो लद्दाख को बनाना चाहते थे पूर्ण राज्य। तो 91 का बी हो जाएगा। 92 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये था गुजरात राज्य। इसने 108 स्थानों पे अलग अलग लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आगे देखते हैं 93। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो शिक्षा मंत्रालय ने 16 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनका कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दिया है। तो 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 उंगलई थेडी उंगल ओरिल, ये जो पहल है, मतलब ये एक इनिशिएटिव है, ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं स्टैलिन, MK स्टैलिन इनका नाम है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उंगलई थेडी उंगल ओरिल, इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग सर्विसेज टू योर डोर स्टेप, मतलब जो सारी सुविधाएं हैं, सहूलियत है, वो आपके दरवाजे तक पहुँचाना। तो इस इनिशिएटिव का, इस पहल का एम क्या है? ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच जो गैप है उसको मतलब भरना है। और इसमें क्या है, कई सारे जो योजनाओं का लाभ है वो ग्रास रूट लेवल पर, मतलब जो इसके जो रियल जो हकदार हैं उन तक पहुँचे। ये 95 देखते हैं। घर घर राशन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है ये की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। घर घर यहाँ पे राशन पहुँचाते हैं। तो 95 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 96 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी है? ये कॉटन कैंडी आप लोग इसको देखे होंगे, हवा मिठाई भी इसको कहा जाता है कई जगह, बुढ़ी के बाल भी इनको कई जगह मतलब हंसी में मजाक में कहा जाता है। तो ये जो है कॉटन कैंडी, इसकी बिक्री पर रोक लगा दिया गया। तो हाल ही में किस राज्य में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो 96 का ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको कई राज्यों में बैन किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश ज्वाइन कर लिया है तमिलनाडु को, कर्नाटका को, गोवा को, पुडुचेरी को, क्योंकि ये 4 राज्यों में ऑलरेडी बैन हो चुका है। अब हिमाचल में भी बैन हो गया और भी कई राज्यों में अब बैन हो चुका है कॉटन कैंडी। क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें पाया गया है रोडामाइन बी, जो कि एक कैंसर काउजिंग एजेंट है। इसीलिए मतलब कलर करने के लिए इसको जो यूज़ किया जाता है वो है रोडामाइन बी, जो कि कैंसर उससे होता है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। 97 देखते हैं। लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण, ये जो विधेयक है, बिल है, 2024 में इसको पास किया गया। इसमें अधिकतम कितने सालों का कारावास और कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है? तो इसमें अधिकतम जो है मतलब कारावास वो है 10 सालों का, और अधिकतम जो फाइन है वो है 1 करोड़ रुपए तक आपको इसमें फाइन देना पड़ सकता है अगर आप इसमें पकड़े गए तो। अक्सर आप देखते होंगे पेपर लीक हो जाता है ना, किसी दूसरे के बजाय कोई और एग्जाम में बैठ के पास करवा देता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इस बिल को लाया गया, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट में टेबल किया लोकसभा में, किस लिए? माल प्रैक्टिसेस, मतलब चोरी को रोकने के लिए, और इरेगुलरिटी जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब पेपर ही लीक हो जाता है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए इस बिल को पास किया गया। 98 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे राज्यसभा, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, जैसे कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो इसके लिए मनोनीत किया गया है निम्न में से किसको? तो आप तस्वीर देखकर समझ गए होंगे, ये है सुधा मूर्ति जी, ये बन गई है राज्यसभा की मेंबर। तो 98 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं। हाल ही में सोनिया गांधी जी को पहली बार किस राज्य से राज्यसभा की सांसद ये चुनी गई? तो ये पहली बार राजस्थान से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। इसके पहले ये लोकसभा से सांसद होती थी रायबरेली से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100वां क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं? पहले ये सांसद थे, अब ये सांसद नहीं रहे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो ये राज्यसभा से ये सेवानिवृत्त हुए हैं।
तो यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो 100वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के ये थे 50 क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और ये वीडियो जो है ये आगे कंटिन्यू रहेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।